हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रिबेक स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और जो हाल ही में अमीन पटवारी का भर्ती निकल करके आया हो, उसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका इसी जो प्रिपेयर है उसको और हेल्पफुल बनाने के लिए मैं भारत का सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूँ। कल दोस्तों छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अपडेट करा था और आज मैं भारत का सामान्य ज्ञान अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं अपडेट करता रहूँ या जो भी वीडियो अपडेट करता रहूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवन ने से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, धर्म सूत्र या फिर गृह सूत्र या फिर स्रोत सूत्र या फिर विशिष्ट सूत्र। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्रोत सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्रोत सूत्र है वैदिक ग्रंथ में पुष्पवंश से लेकर के मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दक्कन के किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो यहाँ पर चांद बीबी की बात किया गया है, बीजापुर, गोलकोंडा या फिर अहमदनगर या फिर बरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहमदनगर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अहमदनगर दक्कन के रियायत से चांद बीबी संबंधित थी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया था? यहाँ पर मुगल की बात किया गया है, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, चित्रकला या फिर मूर्तिकला या फिर नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्थापत्य। तो स्थापत्य क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? यहाँ पर अग्रणी की भूमिका की बात किया गया है, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। तो जो बारदोली सत्याग्रह है महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है दोस्तों, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, पांचवा नंबर का यहाँ पर डी नंबर, लॉर्ड हार्टिज द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की बात करते हैं। तो वर्ष 2019 में किसने खुदाई खिदमतार संगठन की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना शौकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1919 में खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना की थी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर भूदान की बात किया गया है, तो किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव भूगोल के जनक जिसको क्या बोला जाता है, लिवनस्ट्रियम बोला जाता है, कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल सावर या फिर विडॉल डीला ब्लास, जीन ब्रून्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, रेडजेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो बॉम्बे हाई है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, बॉक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोलियम। जो बॉम्बे हाई है वो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर है। बागानी फसल की बात करते हैं, तो बागानी फसल क्या है? धान है, गेहूं है, जूट है या फिर चाय है? क्वेश्चन नंबर 10वां, तो ये जो बागानी फसल है दोस्तों चाय है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र जिसको बीएसपी बोला जाता है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है?
पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सोवियत रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोवियत रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सोंदूर या महानदी, हसदो या फिर पैरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पैरी नदी, जो सिकासेर बांध है वो पैरी नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? पिग्मी का निवास क्षेत्र केन्या, ग्रीनलैंड, जायर या फिर कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर जायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो वो कितना है? 33, 63, 133 या फिर 163%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 33 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? विनिर्माण, विद्युत या फिर निर्माण एवं खनन एवं उत्खनन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर डी नंबर, खनन एवं उत्खनन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी विनिर्माण, विद्युत या फिर निर्माण इनको शामिल किया गया है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? ठीक है, 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर बताया गया है 24.23%, 19.7%, 22.61% या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त ये है 22.61%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 से 2011 तक। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रीय आय नहीं कहा जाता है, सॉरी किसे राष्ट्रीय आय नहीं कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पादन की कीमत जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पादन की कीमत जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसको नेट नेशनल इनकम कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय आय जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध राष्ट्रीय आय, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है? 1966 से 1969 की अवधि, 1978 से 1980 की अवधि, 1990 से 1992 की अवधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1966 से 1969 की अवधि में योजना पर अवकाश इसको कहा गया है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हरित क्रांति से लिया गया है। तो हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। हरित क्रांति से लाल बहादुर शास्त्री का अटैच है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्ष 1973, 1991, 1997 या फिर 2000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन 2000 में भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन, जिसको फेमा नाम दिया गया था, वो लागू किया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2000। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्या है? शून्य या फिर उच्च, उच्च शून्य, शून्य निम्न या फिर शून्य अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य और अनंत, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध यहाँ पर शून्य होता है या फिर क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य या फिर अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? एक माध्यम का अपवर्तनांक की बात करेगा, माध्यम का तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। माध्यम का तापक्रम पर भी निर्भर करता है यह अपवर्तनांक, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। तो ये तीनों पर निर्भर करता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में इसको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। पहला यहाँ पर जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम, ये चीज़ दिया गया है, जिसमें से यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, लोहा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, जस्ता। उसके बाद कौन होगा यहाँ पर, मैग्नीशियम। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद फिर सोडियम होगा। ये सोडियम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अगर क्रम बाई क्रम हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 4, तो इसका इस क्रम बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो सूची 1 में यहाँ पर क्या दिया गया है, उसको सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है, सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है यहाँ पर। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु क्या है दोस्तों, चांदी है। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चांदी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सर्वाधिक आघातवध्य धातु क्या है, तो सर्वाधिक आघातवध्य धातु यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक यहाँ पर चांदी होता है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, 5वां। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु क्या है यहाँ पर, एल्युमिनियम है। उसी तरीके से सर्वाधिक आघातवध्य जो धातु है वो क्या है दोस्तों, तो सर्वाधिक आघातवध्य धातु यहाँ पर सोना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। ऊष्मा का दुर्लभतम चालक क्या है दोस्तों, ऊष्मा का दुर्लभतम यहाँ पर चालक है सीसा। तो 2 नंबर ये हो जाएगा। सबसे हल्की धातु यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे हल्की धातु यहाँ पर लिथियम है। तो इस तरीके से कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, 5 1 3 2 4, इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है। तो ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, तो दोस्तों 5 1, ये वाला सीक्वेंस बन रहा है 5 1 3 2 1। ठीक है, तो 3 2 4 इसका सीक्वेंस बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से जो लवण है उनका विलयन का युग्म अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पर अम्ल प्रकृति का यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो अम्लीय प्रकृति का देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम 2SO4 ये दिया हुआ है। फिर CuSO4, यहाँ पर NH4 2SO4। ठीक है, PaCl2 NaCl2 NaCl CH3 COONa CH3COONH4। ठीक है, तो इसका जो अम्लीय की बात करेंगे, अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पर CuSO4 में है और NH4 2SO4 में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, यहाँ पर साइंस से लिया गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, लिवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी या फिर थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिवर। तो 27 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लिवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। सर्वाधिक हरा शैवाल जो है वो एल्गी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ताजे जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानी तट में या फिर गर्म जल के झरने में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताजे जल में पाया जाता है। ताजे जल में सर्वाधिक हरा एल्गी पाया जाता है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, यहाँ पर कौन सा सही है ये बता रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित है, ये बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से
कौन कौन सही हो रहा है दोस्तों, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में 1, 2, 4 है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, सक्षम न्यायालय करेगा या फिर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समक्ष न्यायालय करेगा, सक्षम न्यायालय करेगा, या इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, एक विधेयक एवं विधान द्वारा पारित कर दिया गया है, विधान परिषद में भेज दिया गया है। ठीक है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई है, अब क्या होगा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा, या यदि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा, नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी, या फिर यह राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोनियर कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या फिर विक्रमी कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर को यहाँ पर भारत द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानिक है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29, यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्या है, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ये सही नहीं है, गलत है। प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया गया है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित है, ये भी गलत है। प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।